लियन आईजीनियनरी वाले दिन मेरी गर्लफ्रेंड ने अचानक कहा कि वो अपने बीमार फर्स्ट लव के लिए एक बच्चा पैदा करना चाहती है। उसी बात पर हमारी इतनी भयानक लड़ाई हुई कि सब कुछ जैसे टूट गया। डॉक्टर ने कहा है अहुई की हालत लगातार खराब हो रही है। अगर अभी बच्चा नहीं हुआ तो फिर शायद कभी मौका नहीं मिलेगा और हम सिर्फ आईवीएफ करेंगे। मैं उसके साथ फिजिकली कुछ नहीं करने वाली। मैंने तुमसे पहले ही कह दिया। फिर तुम्हें दिक्कत किस बात की है? उसकी आवाज में जरा भी झिझक नहीं थी। मेरी मुट्ठी में वो प्रपोजल रिंग कसकर दब गई जो मैं आज उसे देने वाला था। उंगलियां सफेद पड़ चुकी थीं। सीने में ऐसा दर्द उठ रहा था जैसे किसी ने अंदर से मरोड़ दिया हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी अपनी गर्लफ्रेंड इतनी आसानी से इतनी बेहूदी बात कैसे कह सकती है। स्वेनिंग, हम 7 साल से साथ हैं, अब शादी के इतने करीब हैं। क्या तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? तुम्हें अंदाजा है ये सब मेरे लिए क्या मतलब रखता है? मैंने खुद को शांत रखने की बहुत कोशिश की, अपनी आखिरी डिग्निटी बचाए रखने की भी, लेकिन मेरे कांपते हाथ मेरा दर्द छुपा नहीं पाए। टैंग स्वेनिंग अचानक गुस्से में खड़ी हो गई। उसने उंगली मेरी तरफ उठाई और तेज आवाज में बोली, तुम्हें बस अपनी ईगो की पड़ी है। तुमने कब मेरे बारे में सोचा है? अगले ही पल उसने पूरा डाइनिंग टेबल पलट दिया। ठंडी स्टेक फर्श पर बिखर गई। प्लेटें टूटने की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। तभी मेज पर रखा फोन बज उठा। मैंने नीचे देखा। स्क्रीन पर साफ लिखा था, डार्लिंग। टैंग स्वेनिंग ने भी देख लिया। उसके चेहरे का रंग तुरंत बदल गया। वो घबराकर फोन उठा लाई और तुरंत साइलेंट कर दिया। मैं बस उसे देखता रहा। मुझे उससे एक एक्सप्लेनेशन चाहिए था, चाहे झूठी क्यों न हो। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस जल्दी से दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। मैं आज रात वापस नहीं आऊंगी, मेरा इंतजार मत करना। दरवाजा जोर से बंद हुआ और कमरा फिर से खामोश हो गया। एक भी एक्सप्लेनेशन नहीं। हमेशा की तरह बस उसकी जाती हुई पीठ रह गई। कॉलेज के दिनों से लेकर आज तक उसने मुझे सबसे ज्यादा यही दिया था। टैंग स्वेनिंग कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की थी। सबकी नजरें उस पर रहती थीं, लेकिन वो किसी को देखती तक नहीं थी। ऐसी कोल्ड ब्यूटी की कोई पास आने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक दिन पता नहीं कैसे वही लड़की अचानक मेरे सामने आकर कॉन्फेस कर बैठी और हम रिलेशनशिप में आ गए। मुझे हमेशा लगता था शायद किस्मत ने मुझ पर मेहरबानी की है, इसलिए मैंने खुद को बदलने के लिए जान लगा दी। दिन रात मेहनत की, खुद को बेहतर बनाया, सिर्फ इसलिए कि मैं उसके लायक बन सकूं। मैंने उससे बहुत प्यार किया, इतना कि कई बार खुद को भी पीछे छोड़ दिया। उसकी हर बात का ख्याल रखा, हर छोटी बड़ी जरूरत पूरी की, बस उसकी एक मुस्कान के लिए। मुझे लगा इतने सालों में शायद उसका दिल बदल गया होगा, शायद वो भी मुझसे प्यार करने लगी होगी। लेकिन आज समझ आया, मैं गलत था। मैंने बालकनी में जाकर सिगरेट जलाई। दिमाग पूरी तरह बिखर चुका था। तभी नीचे नजर गई और मैं रुक गया। टैंग स्वेनिंग गई नहीं थी। वो विला के बाहर बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। फिर मैंने उसे फोन पर कहते सुना, अहुई, तुम बस हिम्मत रखना, मैं अभी हॉस्पिटल पहुंच रही हूं। एक्सू यान माने या ना माने उससे क्या फर्क पड़ता है? ये मेरा शरीर है, मेरा फैसला। उसे बोलने का कोई हक नहीं। कुछ ही देर में कार गेट के सामने आकर रुकी। वो जल्दी से बैठी और निकल गई। उसके चेहरे पर घबराहट थी, चिंता थी, बेचैनी थी, लेकिन वो सब मेरे लिए कभी नहीं थी। मेरे कानों में बस उसकी वही बात गूंजती रह गई, उसे बोलने का क्या हक है? मैं क्या हूं? 7 साल तक उसके साथ रहने वाला आदमी, उसके लिए आखिर मैं क्या हूं? इतने सालों का दबा हुआ दर्द अचानक अंदर से फूट पड़ा। मैं बाथरूम गया और मिरर के सामने खड़ा हो गया। शीशे में खुद को देखा, थका हुआ, टूटा हुआ और बेहिसाब अकेला। करियर में मैं सफल था, जो चाहा हासिल किया, लेकिन प्यार में मैं जैसे हमेशा रास्ता भटकता रहा। मुझे बस एक नॉर्मल जिंदगी चाहिए थी, एक घर, एक शादी और कोई ऐसा जो सच में दिल से मेरा हो। लेकिन टैंग स्वेनिंग को शायद कभी इसकी परवाह ही नहीं थी। उसके दिल में हमेशा सिर्फ आहुई था, यहां तक कि उसके लिए बच्चा पैदा करने को भी तैयार थी। मैं खुद पर हंस पड़ा। कड़वी हंसी थी। फिर फोन निकाला। नोट्स में बहुत नीचे दबा एक पुराना ईमेल एड्रेस मिला, 10 साल पुराना। मैंने कुछ सेकंड उसे देखा, फिर टाइप किया, उस दिन जो तुमने कहा था, क्या वो अब भी सच है? अगर 28 की उम्र तक मैं अनमैरिड रहूं और तुम भी, तो क्या तुम सच में मुझसे शादी करोगी? अगर हाँ, क्या तुम वापस आओगी? मैंने सेंड दबा दिया। मैसेज भेजने के बाद खुद ही ठहर गया। फिर हल्का सा हंसा। 10 साल से कोई कांटेक्ट नहीं। शायद उसे मेरा नाम तक याद न हो और मैं सीधे उसे शादी के लिए पूछ रहा हूं। शायद मैं सच में पागल हो गया था। अगले ही पल मेरा फोन चमक उठा। इनबॉक्स में नई मेल आई थी। रिप्लाई में सिर्फ एक शब्द लिखा था, हिम्मत है। उसे देखते ही दिल जैसे अचानक कस गया।
एक अजीब सी पुरानी फीलिंग अंदर उठी। लिन म्याओ म्याओ अब भी वैसी ही थी। जो सोचती थी वही करती थी। हम बचपन के दोस्त थे, साथ बड़े हुए, साथ लड़ते रहे। छोटी होती बात पर बहस करते करते चेहरा लाल हो जाता था। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। उस उम्र में जब दिल चुपके से धड़कना सीखता है, हमारे बीच भी कुछ था। लेकिन एक बड़ी लड़ाई के बाद उसका पूरा परिवार विदेश चला गया। मुझे लगा था वो सब वहीं खत्म हो गया, पर शायद नहीं। वो वादा उसे आज भी याद था। तभी एक इंटरनेशनल कॉल आ गई और मेरी सोच टूट गई। शुयान, मैं 1 महीने बाद वापस आ रही हूं। सीधे सिविल अफेयर्स ब्यूरो चलेंगे। पीछे मत हट जाना। उसकी आवाज सुनकर मैं कुछ सेकंड चुप रह गया। ऐसा लगा जैसे वो इस पल का बहुत समय से इंतजार कर रही थी। मैंने हल्का हंसकर कहा, ठीक है, बताओ क्या चाहिए? डायमंड रिंग, कार, ब्राइड प्राइस, एंगेजमेंट सेरेमनी? मैं एक सांस में बहुत कुछ बोल गया। टैंग स्वेनिंग के साथ 7 साल रहते हुए मैं शादी के इस दिन के लिए बहुत कुछ पहले से तैयार कर चुका था। लेकिन हर बार जब बात शादी तक पहुंचती, वो कह देती बाद में देखेंगे, और मेरी सारी तैयारी यूं ही रह जाती। लेकिन लिन मियाओ मियाओ ने बिना सोचे मना कर दिया। मुझे ये सब नहीं चाहिए। लेकिन तुम जानते हो, मैं बचपन से थोड़ी जिद्दी हूं। मुझे तुम पूरे के पूरे चाहिए, सिर्फ नाम के नहीं। तुम्हारा दिल भी मेरा हो और तुम भी, समझे? मैं हंस पड़ा। समझ गया छोटी मालिक। रुको, तुमने मुझे क्या कहा? समझ गया पत्नी। ये कहते हुए मेरे होठों पर सच में मुस्कान आ गई। अगर शादी करनी है तो इस बार मैं किसी तरह की आधी अधूरी चीज नहीं चाहता था। उसे वो सब देना चाहता था जो उसे मिलना चाहिए। तभी वीचैट पर उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। रिमार्क लिखा था, तुम्हारी पत्नी आ गई। उसे पढ़कर मैं मुस्कुरा दिया। टैंग स्वेनिंग, तुम किसी और के लिए बच्चा पैदा करना चाहती हो और मैं किसी और से शादी करने जा रहा हूं। शायद यही सबसे फेयर एंडिंग है। पूरा 1 हफ्ता गुजर गया। टैंग स्वेनिंग घर नहीं लौटी। ना एक कॉल, ना एक मैसेज। हर रात बाहर। अगर पहले होता तो मैं पागलों की तरह हॉस्पिटल पहुंच गया होता, उससे लड़ पड़ता। लेकिन इस बार मैंने कुछ नहीं पूछा। मैंने चुपचाप अपना सामान समेटा और मोमेंट्स पर सिर्फ 4 शब्द पोस्ट किए। अच्छे से मिले, अच्छे से बिछड़े। कुछ दोस्तों ने देखा तो तुरंत मैसेज किया, अरे रिंग भी खरीद ली थी। अचानक क्या हुआ? शादी कैंसिल? मैं बस हंस दिया। हंसी में कड़वाहट थी। वो रिंग मैंने खुद डिजाइन की थी। पूरे 6 महीने लगाकर 10 फ्लॉलेस पिंक डायमंड्स कलेक्ट किए थे। बीच में एक 5 कैरेट डायमंड, जिसका मतलब था एक दिल, एक इंसान, पूरी जिंदगी। लेकिन जब मैं अपना सब कुछ दे रहा था, तब टैंग स्वेनिंग क्या कर रही थी? किसी और आदमी के लिए बेचैन हो रही थी। उस पल मुझे समझ आ गया, कुछ लोग कभी नहीं बदलते, और कुछ दिल चाहे जितना गर्म रखो, कभी गर्म नहीं होते। इसलिए मैंने भी छोड़ दिया। उस रात दोस्तों के साथ डिनर पर मैंने साफ कह दिया, शादी होगी, लेकिन दुल्हन टैंग स्वेनिंग नहीं होगी। टेबल कुछ पल के लिए शांत हो गई। फिर सब हंस पड़े। तू टैंग स्वेनिंग को छोड़ देगा? तू तो उसके लिए जान दे दे, और कह रहा है प्यार खत्म। इतने सालों में कितनी बार शराब पीकर उसका नाम लिया है, भूल गया? मैं कुछ नहीं बोला, क्योंकि बहस की जरूरत नहीं थी। वक्त खुद बता देगा कि इस बार मैं सच में सीरियस हूं। रात को घर लौटा तो देखा, अंदर लाइट जल रही है। टैंग स्वेनिंग वापस आ चुकी थी। उसकी आंखों के नीचे गहरे डार्क सर्कल्स थे। बिना मेकअप के चेहरा बेहद थका हुआ लग रहा था। वो हमेशा खुद को परफेक्टली रखती थी। उसे इस हालत में मैंने बहुत कम देखा था। मैं पास गया तो उसके कपड़ों से डिसइंफेक्टेंट की तेज स्मेल आई। साफ था, वो कई दिनों से हॉस्पिटल में ही थी। मुझे देखते ही उसने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी। उल्टा सीधे पूछा, कहाँ थे तुम? फोन क्यों नहीं उठा रहे? अब एटीट्यूड दिखा रहे हो? मुझे लगभग हंसी आ गई। फिर वही, हर बार जब उसे गिल्ट होता, वो बात घुमाकर मेरे ऊपर डाल देती, मेरी गलती बना देती, ताकि मैं एक्सप्लेन करूं, सॉरी बोलूं, उसे मनाऊं। लेकिन इस बार मैंने सिर्फ उसे शांत नजरों से देखा, बिना कुछ बोले। टैंग स्वेनिंग अचानक रुक गई, जैसे उसे महसूस हुआ कि मेरे अंदर कुछ बदल गया है, मगर क्या वो समझ नहीं पाई। लेकिन उसके पास सोचने का वक्त नहीं था। उसने भौहें सिकोड़कर कहा, आहुई की कुछ दिन पहले सर्जरी हुई है। उसकी हालत बहुत खराब है। मैंने तय किया है उसे वीआईपी वार्ड में शिफ्ट करवा दूं। ठीक है, मैंने बिना रुके जवाब दिया। वो वहीं ठिठक गई। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी आसानी से मान जाऊंगा। उसे लगा होगा पहले की तरह मुझे मनाना पड़ेगा। कुछ देर बाद उसने मुझे देखा और बोली, वीआईपी वार्ड का खर्च एक दिन का 30,000 है। तुम्हें सच में ठीक लगता है? ठीक है, मैंने बिना सिर उठाए तुरंत हाँ कर दी। मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि दोनों की शादी तो हुई नहीं है
और वैसे भी तंग श्वेनिंग अपने पैसे खर्च कर रही थी जिससे मुझे कोई मतलब नहीं था। तंग श्वेनिंग एक छोटी कंपनी में रिसेप्शनिस्ट थी जहां उसकी सैलरी मुश्किल से 4-5 हज़ार थी, लेकिन उसके रोज के खर्चे मैं उठाता था, इसलिए उसने कुछ सेविंग्स कर रखी थी। हालांकि मुझे नहीं पता था कि वो पैसे वीआईपी वार्ड का खर्च कितने दिन झेल पाएंगे। तंग श्वेनिंग को फिर से अजीब सा लगा, पर इस समय उसे लिन जाहुई को वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कराने की इतनी जल्दी थी कि उसने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। 1 हफ्ता और बीत गया। वादे के मुताबिक मैं हॉस्पिटल पहुंचा और तंग श्वेनिंग तो जैसे वहां की आदी हो चुकी थी, सीधा वार्ड में चली गई। बेड पर लेटा लिन जाहुई टीवी देख रहा था, पर जैसे ही उसने तंग श्वेनिंग को देखा, दर्द का नाटक करते हुए कराहने लगा। श्वेनिंग, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तंग श्वेनिंग तुरंत उसकी तरफ भागी। डॉक्टर ने आराम करने को कहा है ना? तुम फिर से क्यों उठकर बैठ गए? सुबह उठकर जब तुम नहीं दिखी तो मैं परेशान हो गया और मुझसे कुछ खाया भी नहीं गया। तंग श्वेनिंग ने गहरी सांस ली और बड़े प्यार से टिफिन बॉक्स निकालकर उसे एक एक चम्मच खिलाने लगी। तुम मेरे बिना क्या करोगे? तुम्हें वीआईपी वार्ड में शिफ्ट किए बिना मुझे चैन कैसे आता? वे दोनों दुनिया से बेखबर इस तरह बातें कर रहे थे जैसे कोई नया शादीशुदा जोड़ा हो। मैं दरवाजे पर चुपचाप खड़ा सब देख रहा था। तभी डॉक्टर अपनी टीम के साथ आए और मुझे टोकते हुए बोले, बाहर के लोग प्लीज रास्ते से हटें, यहां भीड़ न लगाएं। तब जाकर तंग श्वेनिंग का ध्यान गया कि उसका बॉयफ्रेंड दरवाजे पर खड़ा है और वह असहज होकर तुरंत खड़ी हो गई। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, बल्कि तमीज से उन्हें रास्ता दे दिया। मेरा ये शांत रूप देखकर तंग श्वेनिंग हैरान रह गई। तभी लिन जाहुई ने उसका हाथ खींचकर पेट दर्द का बहाना किया तो उसने सोचना बंद कर दिया और मन ही मन सोचा, शायद ये समझदार हो गया है, चलो अच्छा ही है। लिन जाहुई ने ऐसे नाटक किया जैसे उसने मुझे अभी देखा हो और एहसान जताते हुए बोला, शू सर, थैंक यू। इतने सालों से न सिर्फ आपने श्वेनिंग का ख्याल रखा बल्कि मेरे लिए वीआईपी वार्ड भी अरेंज कराया। उसकी बातों में साफ ताना था। वो जानता था कि श्वेनिंग मेरी गर्लफ्रेंड है, फिर भी ख्याल रखने जैसी बातें कर रहा था। पर मैं शांत रहा। आपको तो पता ही है कॉलेज के दिनों में मेरा और श्वेनिंग का रिश्ता कितना स्पेशल था। वो बहुत इमोशनल लड़की है, इसीलिए मेरी मदद कर रही है। उम्मीद है आप समझेंगे। समझना? बिल्कुल समझता हूं। मैं खुद अब किसी और से शादी करने जा रहा हूं, तो तंग श्वेनिंग जो चाहे करे, मुझे क्या। लिन जाहुई को जब लगा कि मैं आसानी से मान रहा हूं, तो उसने और ज्यादा शो ऑफ करना शुरू कर दिया। सर्जरी की वजह से मैं हिल नहीं पा रहा हूं, तो श्वेनिंग ही दिन रात मेरी सेवा कर रही है। स्पंज बाथ देने से लेकर सूप बनाने तक मेरी तकलीफ देखकर इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। शू सर, आपकी गर्लफ्रेंड सच में बहुत संस्कारी है। उसकी इतनी बकवास सुनकर मेरा गुस्सा बढ़ने लगा। सबके सामने इसकी ये हिम्मत थी, तो अकेले में न जाने ये क्या करते होंगे। मुझे साफ दिख रहा था कि मेरा पोपट बनाया जा रहा है। तंग श्वेनिंग का चेहरा सफेद पड़ गया और वो बात संभालते हुए बोली, ये बस मजाक कर रहा है, तुम सीरियस मत हो। इसकी आदत है ऐसी बातें करने की, मेरे दिल में तो सिर्फ तुम हो। ये कहते हुए वो नजरें चुराकर कुछ काम करने का नाटक करने लगी। 7 साल साथ रहने के बाद मैं उसकी एक एक हरकत पहचानता था। जब भी वो झूठ बोलती, ऐसे ही फालतू के कामों में लग जाती थी। यहां खड़े रहने से अच्छा है चलो चलकर वीआईपी वार्ड के पैसे चुका देते हैं। आखिरकार उसने असली बात बोल ही दी। वो मुझे सिर्फ एक एटीएम मशीन समझ रही थी जो बिल पे कर दे। अगर उसे सच में मेरी परवाह होती तो वो मुझे इस तरह जलील कभी नहीं होने देती। पर मुझे अब फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि जिस पल उसने लिन जाहुई के बच्चे की मां बनने की बात कही थी, हमारे बीच सब खत्म हो चुका था। तंग श्वेनिंग ने नकली मुस्कान के साथ मुझे कार्ड स्वाइप करते देखा। हालांकि उसे अंदाजा नहीं था कि वो उसका खुद का सैलरी कार्ड था। इसके बाद वे वार्ड शिफ्ट हुए और तंग श्वेनिंग लिन जाहुई के पास ही रुकी रही जब तक कि हॉस्पिटल का स्टाफ वीआईपी खाना लेकर नहीं आ गया। लिन जाहुई ने 2 निवाले खाए और प्लेट रख दी। उसने पहले मुझे चिढ़ाने वाली नजरों से देखा और फिर दुखी होने का नाटक करते हुए बोला, श्वेनिंग, मुझे पुराने दिन याद आ गए जब तुम मेरे लिए स्पेशल सूप बनाती थी। पता नहीं अब कभी वो स्वाद नसीब होगा भी या नहीं। उसकी बात खत्म होते ही तंग श्वेनिंग भावुक हो गई और उसका हाथ पकड़कर बोली, ऐसी मनहूस बातें मत करो। तुम जब चाहो मैं तुम्हारे लिए सूप बनाऊंगी और सिर्फ तुम ही नहीं, हमारे बच्चे भी खाएंगे। हमारे परिवार का नाम तुम्हारे बाद कौन बढ़ाएगा? मम्मी भी पोते का इंतजार कर रही हैं। ये बोलकर वो रोने लगा और तंग श्वेनिंग उसे गले लगाकर संभालने लगी। मुझे कमरे में खड़ा देखकर वो रूखेपन से बोली, तुम अभी तक यही हो? जाओ सुपरमार्केट से बीफ ले आओ, मैं घर जाकर सूप बनाऊंगी। मैं बस हंस पड़ा कि काम निकलते ही उसने मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंका। यही उसका असली रंग था। मैंने हाँ में सिर हिलाया और बेसमेंट पार्किंग में जाकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। मैंने थोड़ा सोचा, पर मैं न तो घर गया और न ही सुपरमार्केट, बल्कि सीधा ऑफिस की तरफ निकल गया। ऑफिस पहुंचते ही मैं अपने पार्टनर मो सेनियन से मिलने गया। मेरे पास छाता नहीं था, इसलिए मैं बारिश में थोड़ा भीग गया था और पूरा बदन गीला होने की वजह से मुझे हल्का चक्कर सा आ रहा था। मो सेनियन मुझे देखकर थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि कुछ समय पहले ही मैंने उससे कहा था कि मैं प्रपोजल की तैयारी कर रहा हूं, इसलिए कुछ दिन ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। मैंने गर्म पानी का एक घूंट लिया और जो बात कही उसने मो सेनियन के होश उड़ा दिए।
मैं रिजाइन कर रहा हूँ। रिजाइन? तुम सीईओ की इतनी अच्छी पोस्ट छोड़कर आखिर जाना कहाँ चाहते हो? मिस तंग ने प्री मैरिटल प्रॉपर्टी के नाम पर तुमसे एक विला मांगा है और 99 मिलियन की एलिमनी भी। अगर तुमने अभी जॉब छोड़ दी तो उसका खर्चा कैसे उठाओगे? वैसे सीरियसली कहूं, अगर तुम किसी और से शादी कर रहे होते तो तुम्हारा अभी रिटायर होना भी सही था। मैं कंपनी छोड़कर नहीं जा रहा, बस बैकएंड संभालना चाहता हूं। कुछ लोग इस लायक नहीं होते कि उनके लिए मैं दिन रात अपनी जान लगाऊं। काम की सारी चीजें सौंपने के बाद मैं घर लौट आया। तंग श्वेनिंग सुपरमार्केट का थैला हाथ में लिए गुस्से से तमतमाई खड़ी थी। तुम्हें सब्जी लाने भेजा था, तुम कहाँ मर गए थे? दिन भर मुंह लटकाए घूमते हो। इतना कंजूस और मतलबी इंसान कोई कैसे हो सकता है? मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपना पैक किया हुआ सूटकेस उठाने लगा। तंग श्वेनिंग चौंक गई। क्या तुम किसी बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हो? मुझसे पैकिंग करने को क्यों नहीं कहा? मैंने बिना किसी इमोशन के झूठ बोल दिया। नहीं, कंपनी में कुछ अर्जेंट चेंजेस हुए हैं, इसलिए कुछ दिन ऑफिस में ही रुकना पड़ेगा। तंग श्वेनिंग जानती थी कि मेरा काम काफी हेक्टिक रहता है और काम के सिलसिले में ऑफिस में रात बिताना मेरे लिए नॉर्मल था। पहले तो वो इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देती थी, पर आज न जाने क्यों उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। तुम कितने दिनों के लिए जा रहे हो? मैं तुम्हारे कुछ और कपड़े पैक कर दूं क्या? तंग श्वेनिंग की इस अचानक जागी हमदर्दी से मुझे कोई खुशी नहीं हुई, बल्कि थोड़ी अजीब सी फीलिंग आई। इससे पहले कि मैं कोई बहाना बनाता, उसके फोन की घंटी बज उठी। उसने कॉल अटेंड की और कुछ सुनने के बाद आईब्रो सिकोड़ते हुए फोन को स्पीकर पर डाल दिया। शू सर, मैं लिन जाहुई बोल रहा हूँ। आज हॉस्पिटल में मेरी तबीयत बहुत खराब थी। अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो प्लीज बुरा मत मानिएगा, पर अभी डॉक्टरों ने कहा है कि मेरी हेल्थ रिपोर्ट्स और गिर गई हैं। मैं जानता हूं श्वेनिंग के साथ बच्चे वाली बात थोड़ी अजीब है, पर हम सिर्फ आईवीएफ का सोच रहे हैं। इसके अलावा कुछ नहीं होगा, प्लीज मान जाइए। लिन जाहुई रोनी सूरत बनाकर बड़ी लाचारी से बोल रहा था। लेकिन जब मैं अभी हॉस्पिटल में था तब उसने सामने से ये सब क्यों नहीं कहा? साफ बात थी, वो तंग श्वेनिंग को इमोशनली ब्लैकमेल करके वापस हॉस्पिटल बुलाना चाहता था। अगर मैंने हॉस्पिटल में उसकी असली औकात न देखी होती तो शायद मुझे भी उस पर तरस आ जाता, पर अब मैं इन दोनों के ड्रामे का हिस्सा बनने के मूड में बिल्कुल नहीं था। मैंने बस एक ठंडा ओह कहा और कमरे में जाकर अपनी बची कुची पैकिंग करने लगा। जब मैं सामान लेकर बाहर आया तो देखा तंग श्वेनिंग गई नहीं थी, बल्कि गुस्से में लाल होकर मुझे घूर रही थी। तुम्हारी होने वाली बीवी का फोन आया था। वो ऐसे खड़ी थी जैसे मुझसे कोई जवाब मांग रही हो। 7 साल में मैंने पहली बार तंग श्वेनिंग को इस तरह अपना आपा खोते और इनसिक्योर होते देखा था। सच कहूं तो मैं जिस पोजीशन पर था, 30 की उम्र से पहले सीईओ बन चुका था। मार्केट में मेरी बहुत डिमांड थी। कई लड़कियां मेरे पीछे पागल थीं, यहां तक कि कुछ तो घर के बाहर आकर प्रपोज करती थी और पीछा नहीं छोड़ती थीं। उस समय मैं तंग श्वेनिंग को सब समझाना चाहता था, पर मन में एक उम्मीद भी थी कि शायद उसे जलन होगी, शायद वो पॉजिटिव होगी। पर तंग श्वेनिंग का सिर्फ एक ही रिएक्शन होता था, दरवाजे पर भीड़ मत लगाओ, मेरी नींद खराब हो रही है। और फिर वो बिना किसी एक्सप्रेशन के दरवाजा बंद कर देती और रोज की तरह ऑफिस चली जाती, जैसे उसे कोई फर्क ही न पड़ता हो। इस वन वे रिलेशनशिप को मैंने पूरे 7 साल घसीटा था, और आज जब उसकी आंखों में जलन और गुस्सा दिख रहा था तो मेरे दिल में कोई फीलिंग नहीं जागी। मैंने शांत रहकर अपना फोन उठाया और जैसे ही कुछ कहने लगा, तंग श्वेनिंग का फोन फिर से चमक उठा। उसने स्क्रीन पर एक नजर डाली और हड़बड़ाकर खड़ी हो गई। तुमसे बाद में हिसाब करूंगी, पहले मुझे हॉस्पिटल निकलना होगा। ये उसका पुराना पैंतरा था जिसे मैं हजारों बार देख चुका था। इस बार मैंने उसे नहीं रोका, क्योंकि मेरे पास इससे भी जरूरी काम था। लिन म्याओ म्यादाव अपनी फ्लाइट से पहले ही देश वापस लौट रही थी और मैं उसे रिसीव करने एयरपोर्ट जा रहा था। जब मैं फूलों का गुलदस्ता लेकर एयरपोर्ट पहुंचा तो मुझे लगा वो किसी जल्दबाजी में होगी, पर वो शर्माते हुए मुझसे बस छोटी मोटी बातें पूछने लगी। क्या तुमने डिनर किया? तुम पहले से इतने कमजोर क्यों लग रहे हो? क्या काम का बहुत प्रेशर है? ए सिटी में बहुत ठंड है, तुमने इतने कम कपड़े क्यों पहने हैं? एक जैकेट और पहन लेते। मैं उसके साथ वॉक करते हुए बड़े आराम से उसके हर सवाल का जवाब दे रहा था। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद आखिरकार उसने पूछ ही लिया, शुयेन, तुमने जो मुझसे शादी करने की बात कही थी, क्या वो सच है? मुझे पता है तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है जिसके साथ तुम 7 साल से हो। तुम उससे बहुत प्यार करते हो ना? मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, पर उसका ऐसा सोचना जायज था। इन 7 सालों में मेरी लाइफ के हर हिस्से में तंग श्वेनिंग की मौजूदगी थी। सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर से लेकर ऑफिस के डेस्क तक पर उसकी तस्वीरें लगी थीं। मेरी खामोशी देखकर लिन म्याओ म्यादाव थोड़ी नर्वस होने लगी। उसने अपनी हथेलियों को कसकर भींच लिया। उसे डर था कि कहीं मैं ये न कह दूं कि वो सब बस एक मजाक था। मैंने लिन म्याओ म्यादाव का हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी आंखों में देखते हुए पूरी ईमानदारी से कहा, तंग श्वेनिंग, अब बीता हुआ कल है। मैं उस रिश्ते से पूरी तरह आगे बढ़ चुका हूं। तुम भरोसा रखो, मैं तुमसे शादी पूरे दिल से करना चाहता हूं और मेरा ये फैसला उसके आने जाने से कभी नहीं बदलेगा। मेरे हाथ की गर्माहट ने लिन म्याओ म्यादाव को एक अजीब सा सुकून दिया। हम दोनों बहुत दिनों बाद मिले थे, इसलिए हमारे पास बातें करने के लिए बहुत कुछ था। लिन म्याओ म्यादाव पहले से कहीं ज्यादा मैच्योर, खूबसूरत और अट्रैक्टिव लग रही थी कि मेरी नजरें उससे हट ही नहीं रही थीं।
तंग श्वेनिंग अगर एक शांत आइस क्वीन थी तो लिन म्याओ म्यादाओ एक चुलबुली और हंसमुख लड़की थी। उसके साथ होने पर कोई मेंटल प्रेशर नहीं रहता था, बल्कि एक अलग ही सुकून मिलता था। हमारी बातें देर रात तक चलती रहीं, तो फिर अगले हफ्ते का डन करते हैं, ठीक 1 हफ्ते बाद हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। हाँ बिल्कुल। लिन म्याओ म्यादाव को होटल छोड़ने के बाद मैं अपने घर लौटा, पर वहां जो देखा उसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। तंग श्वेनिंग सोफे पर बैठी थी और अजीब सी नजरों से मुझे घूर रही थी। मुझे पता है वो नाम तुमने जानबूझकर बदला था ताकि मैं तुम्हारा ध्यान रखूं। शुयान, तुम्हारी ये हरकत सच में बहुत बचकानी है। मैं थोड़ा हैरान हुआ। तंग श्वेनिंग के चेहरे पर दिख रहा ये गुस्सा साफ तौर पर उसकी पॉजिटिवनेस दिखा रहा था। पर जिस 7 साल के रिश्ते में मैं घुटता रहा, आज जब मेरा दिल पूरी तरह टूट चुका है, तब उसकी ये फिक्र सामने आ रही है। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। ठीक है, मेरा ये ठंडा जवाब सुनकर उसे तसल्ली मिली और वो तुरंत खड़ी हो गई। चलो, अब मुझे हॉस्पिटल जाना है। जाहुई परसों हमें डिनर पर बुला रहा है। देखो वो कितना बड़प्पन दिखा रहा है। तुम नखरे मत करना और टाइम पर आ जाना। बड़प्पन? मेरा हंसते हंसते पेट फूल गया। इससे पहले कि मैं मना करता, वो हाथ में सूप का डिब्बा लिए बिना मुझे बोलने का मौका दिए घर से बाहर भाग गई। इसके बाद के कुछ दिन तंग श्वेनिंग लगातार मुझे टॉर्चर करती रही। जाहुई ने सी फूड रेस्टोरेंट में टेबल बुक की है, तुम ये सड़ा हुआ मुंह क्यों बना रहे हो? इस छोटी सी बात पर इतना चीप बिहेव कर रहे हो? मर्द हो या क्या? अगर तुम परसों नहीं आए तो समझो हमारे बीच सब खत्म। मुझे वहां ले जाने के लिए उसने इमोशनल ब्लैकमेल करना भी शुरू कर दिया था। 7 साल साथ रहने के बाद भी तंग श्वेनिंग को ये तक नहीं पता था कि मुझे सी फूड से भयंकर एलर्जी है। एक बार मैंने गलती से झींगा खा लिया था और मुझे इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था। और उस वक्त तंग श्वेनिंग क्या कर रही थी? खबर मिलने पर उसने बस एक ताना मारा था, इतने बड़े हो गए हो पर अपना ख्याल रखना नहीं आता, एकदम बेकार इंसान हो। तंग श्वेनिंग की नज़र में जिससे वो प्यार करती थी, उसके लिए वो दिन रात हॉस्पिटल में बैठ सकती थी, पर जिससे प्यार नहीं था, उसकी जान भी चली जाए तो उसे फर्क नहीं पड़ता था। इन 7 सालों में मैं वही बदनसीब इंसान था जिस पर उसने कभी ध्यान नहीं दिया। हेलो, सुन रहे हो या नहीं? फोन की दूसरी तरफ से तंग श्वेनिंग चिल्लाई। शायद तुरंत रिप्लाई न मिलने से वो चिढ़ गई थी। उसे भी लग रहा था कि मेरा बिहेवियर आजकल बदला हुआ है, जिससे उसके मन में थोड़ी घबराहट होने लगी थी। इसलिए उसने अपनी आवाज़ थोड़ी सॉफ्ट की। यन, एक बार हॉस्पिटल का ये सब झंझट खत्म हो जाए, फिर मैं तुम्हारे प्रपोजल के बारे में सोचूंगी, ओके? मैं स्तब्ध रह गया और मेरा दिल भर आया। आखिर जब मैं सब कुछ खत्म करने का फैसला कर चुका हूं, तब वो मुझे इस तरह क्यों तड़पा रही है? तभी फोन के बैकग्राउंड से लिन जाहुई की कराहने की आवाज आई। बेबी, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बहुत अजीब लग रहा है। इसके तुरंत बाद तंग श्वेनिंग के घबराने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे लिन जाहुई उसके ऊपर ढह गया हो। जाहुई, जाहुई तुम ठीक हो? तुम मुझे कसकर पकड़ लो, थोड़ा आराम मिलेगा। तुम हमेशा मुझे ऐसे ही डराते हो, एक पल के लिए भी नजर हटाओ तो परेशान कर देते हो। तंग श्वेनिंग की आवाज में इतनी मिठास और परवाह थी जैसे वो किसी छोटे बच्चे को पुचकार रही हो। वो पूरी तरह भूल गई कि फोन पर मैं भी हूं। उसकी ये बातें सुनकर मैंने सीधे कॉल कट कर दी। तुम दोनों ही खाओ, मेरे आने से कबाब में हड्डी बनेगी। मैं वैसे भी वहां नहीं जाने वाला था, क्योंकि परसों मेरी और लिन म्याओ म्यादाव की सगाई थी। सगाई का वेन्यू पूरी तरह सजा हुआ था। लिन म्याओ म्यादाव लाल रंग के पारंपरिक लहंगे में बेहद खूबसूरत और ग्रेसफुल लग रही थी कि मैं उसे बस देखता ही रह गया। तभी मेरे एक दोस्त ने चुटकी ली। अरे शुयन, जब तुमने कहा कि तुम्हारी सगाई है तो हमें लगा तुम तंग श्वेनिंग को जलाने के लिए कोई नाटक कर रहे हो, पर तुम्हारी होने वाली दुल्हन तो उससे भी कहीं ज्यादा सुंदर है। भाई, तुम्हारी किस्मत खुल गई। यह सब देखकर लिन म्याओ म्यादाव हमें थोड़ा स्पेस देने के लिए वहां से जाने लगी, पर मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया। आसपास के लोग हूटिंग करने लगे। वाह, अभी तो कोर्ट मैरिज भी नहीं हुई और अभी से इतना प्यार। वैसे शुयन, क्या तुम्हारा सच में तंग श्वेनिंग से ब्रेकअप हो गया है? क्या उसे पता है कि तुम किसी और से शादी कर रहे हो? उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि अचानक हॉल का दरवाजा खुला और तंग श्वेनिंग ने अंदर कदम रखा। मुझे क्या पता है, सबको सांप सूंघ गया। मेरे एक तरफ मेरी नई जिंदगी थी और सामने मेरा बीता हुआ कल। लिन म्याओ म्यादाव ने तुरंत मेरा हाथ छोड़ना चाहा, पर मैंने मजबूती से उसका हाथ थामे रखा। तुम यहां क्या कर रही हो? पिछली बार फोन पर नाम बदलकर नाटक किया और इस बार दोस्तों को इकट्ठा करके ये शादी का ढोंग रच रहे हो। शुयन, मुझे बेवकूफ बनाने के लिए तुमने काफी मेहनत की है। तंग श्वेनिंग के चेहरे पर पूरा कॉन्फिडेंस था। उसे जरा भी शक नहीं था, क्योंकि वह जानती थी कि मैं उससे इस हद तक प्यार करता था कि उसके लिए जान भी दे दूं। 3 साल पहले तंग श्वेनिंग का एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। उस वक्त मैं एक ऑफिशियल ट्रिप पर विदेश में था, पर जैसे ही मुझे खबर मिली, मैं सब कुछ छोड़कर पहली फ्लाइट से इंडिया आ गया। जब डॉक्टरों ने कहा कि उसकी किडनी फेल हो रही है और तुरंत डोनर चाहिए, तो मैंने बिना सोचे समझे डोनर एग्रीमेंट साइन कर दिया था। वो 1 महीने हॉस्पिटल में रही और मैंने अपने सारे जरूरी प्रोजेक्ट्स कैंसिल करके दिन रात उसकी सेवा की। जब उसने पहली बार आंखें खोली तो उसने सबसे पहले मुझे ही अपने पास पाया था। उस वक्त तंग श्वेनिंग को लगा था कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो उसे इतनी शिद्दत से चाहेगा। उस पल वो बेहद खुश थी।
इसलिए आज जब मैं दूल्हे के कपड़ों में एक खूबसूरत लड़की के साथ खड़ा था, तब भी उसे यकीन था कि ये सब सिर्फ उसे चिढ़ाने के लिए किया जा रहा है। वहां मौजूद मेरे एक दोस्त ने बात संभालने की कोशिश की। हाँ श्वेनिंग, शुयन तो तुमसे इतना प्यार करता है, वो किसी और से कैसे शादी कर सकता है? 1 महीने पहले तक तो वो तुम्हारे लिए प्रपोजल प्लान कर रहा था। मैं इस ड्रामे को जल्दी खत्म करना चाहता था, इसलिए मैंने कोई बहस नहीं की। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तमाशा मत बनाओ और जाओ यहाँ से। तंग श्वेनिंग को लगा था कि मैं उस पर चिल्लाऊंगा या उसे अपने पास रुकने के लिए मिन्नतें करूंगा, पर मेरा ये ठंडा बर्ताव देखकर वो दंग रह गई। इससे पहले कि वो कुछ और कहती, उसके फोन की रिंगटोन बजी। उसने बिना देर किए फोन उठाया और अचानक उसका चेहरा उतर गया, जैसे कोई बहुत बड़ी अनहोनी हो गई हो। यैन, तुम्हें अभी मेरे साथ हॉस्पिटल चलना होगा। तंग श्वेनिंग का चेहरा एकदम गंभीर था। लिन म्याओ म्यादाव ने सिचुएशन को समझा और बड़ी समझदारी से मुझे उसके साथ जाने का इशारा किया। मैं असल में मना करना चाहता था, पर तंग श्वेनिंग ने मुझे मौका ही नहीं दिया। उसने मुझे खींचकर कार में बैठाया और पागलों की तरह एक्सीलेटर दबा दिया। इस वक्त तंग श्वेनिंग के आंसू रुक नहीं रहे थे और मैं साफ महसूस कर सकता था कि माहौल बेहद तनावपूर्ण हो चुका था। तांग श्वेनी आंखों में आंसू लिए 7-8 रेड लाइट जंप करती हुई जा रही थी। हॉस्पिटल पहुंचते ही उसने मेरा हाथ पकड़ा और सीढ़ियों से ऊपर की तरफ भागने लगी। हम दोनों हांफते हुए जैसे ही वीआईपी वार्ड के पास पहुंचे, तांग श्वेनी ने जोर से डॉक्टर को आवाज दी, डॉक्टर जल्दी इधर आओ, मेरे बॉयफ्रेंड का किडनी सोर्स यूज कर लो। मेरे बॉयफ्रेंड की किडनी अहुई से परफेक्ट मैच करती है। मेरा बॉयफ्रेंड किडनी डोनेट करने के लिए तैयार है। डॉक्टर कितने पैसे चाहिए? मैं सब देने को तैयार हूं, बस आप मेरे बॉयफ्रेंड की किडनी अहुई को ट्रांसप्लांट कर दो। अब जाकर मुझे समझ आया कि तांग श्वेनी आज मुझसे क्यों मिलने आई थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि लिन जियाहुई की जान खतरे में थी और उसे मेरी किडनी चाहिए थी। कोई हैरानी की बात नहीं है कि 2 महीने पहले तांग श्वेनी ने मुझे एक कंप्लीट बॉडी चेकअप कराने के लिए कहा था, जिसमें किडनी टेस्ट भी शामिल था। उस वक्त मुझे थोड़ा अजीब लगा था, लेकिन तांग श्वेनी ने यह कहकर बात टाल दी थी कि यह हमारी शादी के बाद की प्लानिंग के लिए है। अब साफ हो गया था कि तांग श्वेनी मेरी हेल्दी बॉडी का इस्तेमाल अपने आहुई को बचाने के लिए करना चाहती थी। पर क्या तांग श्वेनी ने एक बार भी मेरी मर्जी पूछी? क्या उसे याद भी है कि उसका बॉयफ्रेंड कौन है? वहां मौजूद डॉक्टर ने हैरान होकर पूछा, ये आपका बॉयफ्रेंड है? तो फिर वार्ड में जो हुई है वो आपका क्या लगता है? तांग श्वेनी दिन रात लिन जियाहुई के साथ ही रहती थी, इसलिए डॉक्टर ने नेचुरली लिन जियाहुई को ही उसका हस्बैंड मान लिया था। ये सुनकर मैं पूरी तरह सुन्न पड़ गया। तांग श्वेनी ने मेरे उतरे हुए चेहरे को पूरी तरह इग्नोर किया और मेरा हाथ खींचते हुए वार्ड की तरफ ले जाने लगी। तुम वहां खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? चलो, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए चलो। मैं थोड़ा हंसा और झटके से अपना हाथ तांग श्वेनी से छुड़ा लिया। तांग श्वेनी ने तब जाकर पीछे मुड़कर देखा। यान, तुम्हें क्या हुआ? तांग श्वेनी को मेरा ये बर्ताव बहुत ठंडा और अजीब लगा, जिससे उसके दिल में अजीब सी घबराहट होने लगी। लेकिन लिन जियाहुई इस वक्त इमरजेंसी रूम में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा था। तांग श्वेनी ने किसी तरह खुद को संभाला और मुझे समझाने लगी, यान तुम फिक्र मत करो, सिर्फ एक किडनी देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूं, इसीलिए तुम्हें कह रही हूं। तुम भरोसा रखो, जब हमारी शादी हो जाएगी तो मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। मैंने सोचा, मुझ पर ट्रस्ट करती है, इसलिए किडनी देने को कह रही है। तांग श्वेनी को मेरी जान की कोई परवाह नहीं थी। मैंने उसे ऐसे देखा जैसे वो कोई अनजान इंसान हो। तभी ऑपरेशन थिएटर की ग्रीन लाइट रेड हो गई और डॉक्टर घबराए हुए बाहर निकले। तांग श्वेनी मुझे भूलकर सीधे अंदर भाग गई। वो लिन जियाहुई की नाजुक हालत देखकर बुरी तरह डर गई थी और रोते हुए उसके पास बैठ गई। डॉक्टर उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नहीं मानी। तांग श्वेनी ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि जिसे वो सिर्फ एक किडनी सोर्स समझ रही थी, वो अयान वहां से जा चुका है। उधर लिन मियाओ मियाओ की शादी की दावत खत्म हो चुकी थी। मैंने कार निकाली और उसे अपने घर ले आया। लिन मियाओ मियाओ के सामने ही मैंने हमारी सारी पुरानी तस्वीरें और साथ जुड़ी तमाम चीजें कचरे में फेंक दी। पूरी रात मैं घर की सफाई करता रहा। लिन मियाओ मियाओ ने मुझे रोकने की कोशिश की और कहा, ये सब तुम्हारी यादें हैं, इन्हें इस तरह फेंकने की जरूरत नहीं है। तुम इन्हें स्टोर रूम में रख सकते हो। जब मैंने तुमसे शादी करने का फैसला कर ही लिया है तो मुझे तुम्हारे पास से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिन मियाओ मियाओ ने यह बात बहुत साफ दिल से कही थी, लेकिन फिर भी मैंने सब कुछ डिस्पोज कर दिया। सब कुछ समेटने के बाद मैंने घर के पेपर्स अपने असिस्टेंट को दिए और कहा कि इसे जल्दी से जल्दी बेच दे। मैंने आखिरी बार उस घर को देखा जहां मेरी 5 साल की मेहनत की कमाई लगी थी। मैंने ये रिवर व्यू अपार्टमेंट सिर्फ इसलिए खरीदा था क्योंकि तांग श्वेनी को नदी का नज़ारा पसंद था। बस उसकी इस एक ख्वाहिश के लिए मैंने दिन रात काम किया था। मुझे लगता था कि एक बार हमारा अपना घर होगा तो तांग श्वेनी मुझसे प्यार करने लगेगी और मुझ पर डिपेंड हो जाएगी। लेकिन मेरी ये उम्मीद कभी पूरी नहीं हुई। जब पैकर्स एंड मूवर्स सारा सामान ट्रक में लोड कर रहे थे, तब मैं अपना आखिरी सूटकेस लेने अंदर गया। तभी तांग श्वेनी अचानक वापस आ गई और मुझे देखकर बोली, तुम सिर्फ एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हो और इतना बड़ा तमाशा कर रहे हो?
मैं थोड़ा चौंका, पर मैंने उसे सच नहीं बताया। उसने आगे कहा, मैंने आज जो किडनी डोनेट करने की बात कही थी उसके बारे में क्या सोचा? तुम ट्रांसप्लांट के बाद भी ट्रिप पर जा सकते हो। कुछ दिनों बाद देखेंगे। मेरा कोई विरोध न देखकर तांग शुएनी को लगा कि मैं मान गया हूं। वो खुश होकर किचन की तरफ चली गई। कॉलेज के बाद से मैंने कभी तांग शुएनी को खाना बनाने नहीं दिया था। हमेशा मैं ही उसके लिए कुकिंग करता था। वो सिर्फ तब किचन में जाती थी जब उसे कोई गिल्ट होता था या वो बहुत ज्यादा खुश होती थी। जैसे अभी वह मेरा शुक्रिया अदा करने के लिए गुनगुनाती हुई किचन में काम कर रही थी। डिनर के बाद तांग शुएनी ने अचानक मुझे पीछे से गले लगा लिया। मैं अंदर से कांप गया क्योंकि उसने लंबे समय से ऐसा नहीं किया था। पहले जब भी हम क्लोज आते थे मुझे उसकी परमिशन लेनी पड़ती थी और बाद में उसे महंगे गिफ्ट्स देने पड़ते थे, तब जाकर मुझे थोड़ा प्यार मिलता था। लेकिन इस बार मैंने ठंडे लहजे में उसका हाथ हटाते हुए कहा, तुम्हें मुझसे कुछ काम है? यान, मुझे पता है कि किडनी डोनेट करने की बात से तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूं कि तुम्हारी बॉडी की जो भी कंडीशन हो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी और लाइफ टाइम तुम्हारा ख्याल रखूंगी। उसने मुझे सोफे पर लिटा दिया, लेकिन उसकी उम्मीद के उलट मैंने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए बिना किसी फीलिंग के कहा, अपने कपड़े पहनो, मुझे कुछ देर में काम से बाहर जाना है। तांग शुएनी ने मेरे लाल पड़ चुके कान देखे और अचानक मुस्कुरा दी। उसे लगा कि मैं उसे रिजेक्ट नहीं कर रहा बल्कि काम की वजह से शर्मा रहा हूं। उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, अहुई की तबीयत आजकल बहुत खराब चल रही है। मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है ताकि आगे का कुछ समय उसके साथ स्पेंड कर सकूं। तांग शुएनी बोलते हुए मेरे रिएक्शन देख रही थी। पहले जब भी वो लिन जियाहुई का नाम लेती थी मेरा मूड खराब हो जाता था और मैं गुस्से में बहस करने लगता था, लेकिन इस बार मैं बिल्कुल शांत था। वो समझ नहीं पा रही थी कि मुझमें ये बदलाव क्यों आया है। मैं चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा और मेरे दिल में कोई हलचल नहीं हुई। ठीक है, तुम्हारी जॉब है, तुम जो चाहो डिसीजन ले सकती हो। मैंने एक ठंडी सांस ली और जाने के लिए खड़ा हो गया। उसे अजीब सा एहसास हुआ कि जैसे कोई चीज उसके हाथ से धीरे धीरे निकल रही है, पर वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या है। उसने तुरंत खड़े होकर मुझे पीछे से पकड़ लिया। यान, मत जाओ, तुम तो जानते हो कि अहुई मेरा बचपन का दोस्त है। पहले उसके पेरेंट्स एक कार एक्सीडेंट में चल बसे और अब उसकी हेल्थ भी इतनी खराब हो गई है। एक दोस्त के नाते मुझे उसकी बहुत फिक्र होती है। हमारे पास तो पूरी लाइफ है साथ बिताने के लिए, पर शायद अहुई के पास ज्यादा वक्त नहीं है। जब मैं इस मुश्किल वक्त में उसका साथ दे दूंगी तब तुम्हें अच्छे से कॉम्पेंसेट कर दूंगी, ठीक है? मैं कुछ पल के लिए खामोश रहा, फिर सिर हिलाकर उसके हाथ अपने पास से हटाए और सीधे घर से बाहर निकल गया। मुझे पता था कि ये उस घर में मेरा आखिरी दिन था और हमारे बीच अब कोई फ्यूचर नहीं बचा है। मैंने तांग शुएनी के लिए सब कुछ किया था, अब वो अपनी लाइफ कैसे जीती है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं था। बाहर अचानक तेज बर्फबारी होने लगी थी। तांग शुएनी ने मुझे बाहर जाते देखा तो उसे पुराना वक्त याद आ गया जब सालों पहले मैंने ऐसी ही बर्फबारी में उसे प्रपोज किया था, पर अब इस धुंधली बर्फ में उसे सिर्फ मेरी पीठ दिखाई दे रही थी। यान, रुको, मैं अंदर से तुम्हारे लिए अम्ब्रेला लेकर आती हूं। ये कहकर वो अम्ब्रेला ढूंढने ऊपर भागी, पर घर का सारा सामान हमेशा मैं ही सहेज कर रखता था, इसलिए उसे अंदाजा नहीं था कि अम्ब्रेला कहाँ रखा है। जब तक वो अम्ब्रेला लेकर बाहर आई मैं उस धुंध में कहीं गायब हो चुका था। उसे अचानक अपना दिल बिल्कुल खाली सा लगा। वो मुझसे पूछना चाहती थी कि मैं कब वापस आऊंगा ताकि वो मेरे लिए अच्छा सा खाना बना सके, पर उसने सोचा कि हमारे पास अभी बहुत वक्त है, मेरे ट्रिप से लौटने के बाद वो सब ठीक कर लेगी। उधर मैंने अंधेरी रात में अपनी कार स्टार्ट की। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा कि तांग शुएनी दरवाजे पर खड़ी होकर बाहर देख रही थी, पर उसने मुझे ढूंढने के लिए एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। काश वो दिखावे के लिए ही मुझे ढूंढने की कोशिश कर लेती। मेरे दिल के किसी कोने में एक आखिरी उम्मीद थी कि ये 7 साल का रिलेशन सिर्फ मेरा एक तरफा ख्वाब ना हो, पर उसने मुझे फिर से निराश कर दिया। मैंने 5 साल पुराने उस घर को देखा जहां हमारी खट्टी मीठी यादें जुड़ी थीं। जैसे ही तांग शुएनी ने फाइनली दरवाज़ा बंद किया मेरी सारी उदासी एक सुकून में बदल गई। मैंने सच में उसे अपने दिल से निकाल दिया था। सारा सामान पैक हो चुका था और घर बेचने का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो गया था। आखिरकार मैं ए सिटी पहुंच गया। मैं एयरपोर्ट पर फोन में कुछ काम निपटा ही रहा था कि अचानक मेरे सामने फूलों का एक बड़ा सा गुलदस्ता आ गया। ए सिटी में आपका स्वागत है मिस्टर प्रेसिडेंट। वेलकम वेलकम। फूलों के पीछे से लिन मियाओ मियाओ अपनी शरारती आंखों से मुस्कुरा रही थी। स्कूल के दिनों के मुकाबले अब वो काफी मैच्योर और एक संस्कारी लड़की की तरह लग रही थी। उसे देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। टेक्निकली हम जल्द ही शादी करने वाले थे, पर फिर भी मैं थोड़ा ब्लश करने लगा और अपनी नजरें घुमा लीं। क्या हुआ? तुम्हें अब जाकर रियलाइज हुआ कि मैं इतनी सुंदर हूं? शादी के बाद तो हमें एक साथ ही रहना है, अभी से इतना शर्माओगे तो कैसे चलेगा? अच्छा होगा कि तुम इस रियलिटी को जल्दी एक्सेप्ट कर लो। मैंने हंसते हुए कहा, तुम आज भी उतनी ही नॉटी हो जितनी पहले थी। उसने सीरियस होकर जवाब दिया, वैसे ही रहना अच्छा है ना? आजकल की दुनिया में बिजनेस और काम तो बहुत जल्दी बदल जाते हैं, पर मैं चाहती हूं कि हमारे बीच की फीलिंग्स कभी ना बदलें, बिल्कुल पहले जैसी रहें। उसकी बातें सुनकर मुझे हमारे स्कूल के दिन याद आ गए जब हम 18 साल के थे।
उस समय हम दोनों बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी में बिजी रहते थे। मियाओ मियाओ उस वक्त बिना किसी मेकअप के भी अपने चुलबुले नेचर और नेचुरल ब्यूटी की वजह से स्कूल की क्रश बनी हुई थी, पर जब भी कोई लड़का उसे प्रपोज करता वो सीधे मना कर देती थी। अभी हमारा पूरा फोकस सिर्फ पढ़ाई पर होना चाहिए। उस समय मैंने उसके लिए एक लव लेटर लिखा था, पर उसकी ये बात सुनकर मैंने उसे चुपचाप अपनी बुक के अंदर छुपा दिया। मैं बहुत डर गया था कि भले ही हम बचपन के दोस्त हैं, पर अगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा। मैंने सोचा था कि बोर्ड एग्जाम्स खत्म होने के बाद मैं अपने दिल की बात उसे बता दूंगा, लेकिन बाद में मियाओ मियाओ विदेश शिफ्ट हो गई और मैं कॉलेज की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चला गया। इस तरह हम दोनों एक दूसरे से मिस हो गए। उस अधूरी मोहब्बत का थोड़ा अफसोस और पछतावा जरूर था, पर अब वो सब पास्ट की बातें थीं। मैंने नॉर्मली उससे पूछा, तुमने इतने सालों से कभी कोई रिलेशनशिप क्यों नहीं रखा? क्या घरवाले ज्यादा फोर्स कर रहे थे, इसलिए तुमने मेरी इस अजीब सी शादी की बात के लिए हाँ कह दिया? वो एक सेकंड के लिए ठिठक गई। तुम्हें पता है कि जिस दिन मैं देश छोड़कर जा रही थी, मैंने तुम्हारे घर के बाहर बहुत देर तक तुम्हारा इंतजार किया था। अब हैरान होने की बारी मेरी थी। मुझे बस इतना पता था कि मियाओ मियाओ के जाने के बाद मैं बहुत अकेला और उदास महसूस कर रहा था, इसलिए खुद को बिजी रखने के लिए मैंने एक पार्ट टाइम जॉब पकड़ ली थी। मुझे लगा था कि वो जा चुकी है और मैं काम के बहाने अपने दिल को बहला रहा था, पर असलियत ये थी कि वो मेरा इंतजार कर रही थी। मियाओ मियाओ ने मुझे इस तरह शॉक्ड देखा तो एक ठंडी सांस ली। मुझे लगा था कि मैंने अपने इशारों से सब साफ कर दिया है, पर तुम हमेशा की तरह बिल्कुल बुद्धू ही रहे। उस दिन मैं सिर्फ तुम्हारा नहीं, बल्कि तुम्हारे उस लव लेटर का वेट कर रही थी जो तुम मुझे कभी दे नहीं पाए। उसकी इस बात ने मुझे पूरी तरह ब्लैंक कर दिया। क्या मियाओ मियाओ को पता था कि मैंने उसके लिए कोई लेटर लिखा था? अगर वो उस लेटर का वेट कर रही थी तो इसका मतलब साफ था कि उस वक्त वो भी मुझसे वन साइडेड लव करती थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दिमाग में अचानक से कोई ब्लास्ट हुआ हो। कार के अंदर का माहौल थोड़ा सा गर्म होने लगा था। उसने शर्माते हुए मुझसे पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? मैंने बिना एक पल गवाए तुरंत जवाब दिया, हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसका ये कॉन्फिडेंस, उसका वो भरोसा और उसकी आंखों में आए आंसू देखकर मुझे समझ आ गया कि उसका प्यार बहुत गहरा था और उसने इसे बहुत सालों से अपने दिल में छुपा कर रखा था। मैं तुम्हें उस वक्त से चाहती हूँ जब तुम तांग शुएनी से मिले भी नहीं थे, पर तुम इतने सालों तक सिर्फ उसके पीछे भागते रहे और तुमने कभी मुड़कर मेरी तरफ देखा ही नहीं। उसने अपने बैग से एक पुराना पीला पड़ चुका पेपर निकाला जिस पर मेरी पुरानी लिखावट साफ दिख रही थी। शुयान, 10 साल पुराना तुम्हारा ये लव लेटर और हमारा वो प्रॉमिस क्या आज भी वैलिड है? मुझे ये सब एक हसीन सपने जैसा लग रहा है और मुझे डर है कि कहीं आंख खुलते ही ये सपना टूट न जाए। मैंने उसे देखा और मेरा दिल भर आया। जब मैं किसी और के पीछे अपनी लाइफ बर्बाद कर रहा था तब कोई चुपचाप मेरे लिए दुआएं मांग रहा था। मैं अब खुद को रोक नहीं पाया और मैंने मियाओ मियाओ को कसकर गले लगा लिया। हमारी धड़कनें एक हो गईं और वो पल हमारे एक रोमांटिक और लंबे किस में बदल गया। सब कुछ वैलिड है। मियाओ मियाओ, थैंक यू कि तुम मेरी तरफ 99 कदम आगे बढ़ी। अब ये आखिरी एक कदम मैं बढ़ाऊंगा। एसिटी वापस आना ऐसा था जैसे हम अपने बचपन के दिनों में लौट आए हों। मेरा पुराना परिवार तो शिफ्ट हो चुका था, पर मियाओ मियाओ का पुराना पुश्तैनी घर वहीं था। इसलिए हम दोनों ने डिसाइड किया कि कुछ दिन इसी पुराने घर में रुकते हैं। घर की सफाई करते हुए हमारे बीच का माहौल थोड़ा सा रोमांटिक होने लगा था। हम दोनों शर्माकर एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। मियाओ मियाओ के कान पूरी तरह लाल हो चुके थे। हमने देर रात 12 बजे तक पुरानी यादों पर ढेर सारी बातें की। इसके बाद मियाओ मियाओ मुस्कुराते हुए अपने रूम की तरफ बढ़ी। भले ही हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, पर शादी के जो फंक्शंस होते हैं वो तो करने ही पड़ेंगे। मैं 2-3 दिन में कुछ गिफ्ट्स लेकर अंकल आंटी से मिलने आऊंगी, ताकि एक हफ्ते बाद कोर्ट में मैरिज रजिस्ट्रेशन की डेट फिक्स की जा सके। सच तो ये था कि मियाओ मियाओ जल्द से जल्द मुझसे शादी करके एक ही रूम में शिफ्ट होना चाहती थी। उसके पेरेंट्स भी उसकी शादी की टेंशन में बूढ़े हो रहे थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि वो मुझसे शादी कर रही है, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने तुरंत दहेज की चिंता किए बिना अपनी बेटी को एक नई कार गिफ्ट करने की प्लानिंग शुरू कर दी। और वो लोग मुझसे कोई डिमांड भी नहीं कर रहे थे। वे खुलकर अपने होने वाले दामाद का सपोर्ट कर रहे थे। पर एक लड़की होने के नाते मियाओ मियाओ को थोड़ा सा शर्माना भी था, इसलिए उसने बस सिर झुकाकर हाँ कह दिया। दूसरी तरफ तांग शुएनी हॉस्पिटल में मुझसे किडनी डोनेशन के बारे में बात करने की सोच ही रही थी कि तभी डॉक्टर ने उसे एक बड़ा झटका दिया। मिस तांग, वीआईपी वार्ड का पेमेंट पिछले एक हफ्ते से ड्यू है। आप इसे कब तक क्लियर कर रही हैं? वीआईपी वार्ड का एक दिन का चार्ज 30,000 रुपये है। तांग शुएनी के सारे कार्ड्स ब्लॉक हो चुके थे और क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी खत्म हो गई थी। मिस तांग, लिन जियाहुई का बिल 2 लाख से ऊपर हो गया है। अगर आज पेमेंट नहीं हुआ तो हमें उन्हें जनरल वार्ड में शिफ्ट करना पड़ेगा। लिन जियाहुई का अभी अभी ऑपरेशन हुआ था। उसे इस हालत में जनरल वार्ड में शिफ्ट करना बहुत रिस्की था। उसने सोचा, नहीं, मुझे शू यान से सीधे बात करनी होगी कि आखिर उसका इरादा क्या है। वो मुझे फ़ोन करके डांटना चाहती थी कि मैंने उसका फाइनेंशियल सपोर्ट क्यों बंद कर दिया, पर उसे याद आया कि अभी किडनी के लिए उसे मेरी ज़रूरत है।
इसलिए उसने सोचा कि घर जाकर प्यार से बात करना ही ठीक रहेगा। तांग शुएनी सुपरमार्केट गई और मेरी पसंद की काफ़ी सारी चीज़ें खरीदकर घर पहुंची। पर जैसे ही उसने रात के 10 बजे घर का दरवाज़ा खोला, वहां कोई नहीं था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था और घर इतना शांत था कि उसे खुद की सांसें सुनाई दे रही थीं। लाइट ऑन करते ही उसने देखा कि पूरा घर बिल्कुल साफ सुथरा और खाली पड़ा था। तांग शुएनी को अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। उसका सारा एक्साइटमेंट उस सन्नाटे में गायब हो गया। तब उसे याद आया कि मैंने उससे कहा था कि मैं किसी बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूं। उसने मायूस होकर अपना सामान एक तरफ रखा। उसने अपना फ़ोन निकाला और हमारा चैट बॉक्स खोला तो देखा कि मैंने कई हफ्तों से उसे कोई मैसेज नहीं किया था। उसका ईगो थोड़ा हर्ट हो रहा था, पर फिर भी उसने खुद आगे बढ़कर मुझे मैसेज किया, सो गए क्या? कब तक वापस आओगे? मैसेज भेजने के बाद वो लगातार स्क्रीन को देखती रही कि कब रिप्लाई आएगा, पर 1 घंटा बीत जाने के बाद भी फ़ोन में कोई हलचल नहीं हुई। उसने खुद को दिलासा दिया कि शायद मैं काम की वजह से थककर सो गया होऊंगा। उसने सोचा कि वो फ्रेश होकर सो जाती है और कल सुबह जब मेरा रिप्लाई आएगा तब वो हॉस्पिटल के बिल और हमारी शादी को लेकर बात करेगी। तांग शुएनी थकी हुई हालत में जैसे ही बेडरूम की तरफ गई और उसने दरवाज़ा खोला, वो वहीं की वहीं सुन्न रह गई। जो कमरा कभी दोनों की यादों से महकता था, वो अब पूरी तरह खाली हो चुका था। वहां न तो बेड था और न ही साइड टेबल। दीवारों पर लगी उनकी प्यारी तस्वीरें भी गायब थीं। वो पागलों की तरह लिविंग रूम में भागी और फ़ोन उठाकर मेरा नंबर मिलाया, पर वहां से सिर्फ एक ठंडी और रोबोटिक आवाज़ आई, माफ़ कीजिए, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी सेवा में नहीं है, कृपया जांच कर दोबारा डायल करें। नंबर सेवा में नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? फिर तो सिर्फ एक ही बात हो सकती है। तांग शुएनी ने हार न मानते हुए मुझे व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजा, पर अगले ही पल उसकी स्क्रीन पर एक बड़ा सा रेड एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया। तांग शुएनी के हाथ कांपने लगे। मैंने उसे ब्लॉक कर दिया था। उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि क्या मैं सच में उससे हमेशा के लिए दूर जा चुका हूं। वो हाल के दिनों की बातों को याद करके कोई हिंट ढूंढने की कोशिश करने लगी। तभी उसकी नज़र कड़कड़ाती ठंड में लिविंग रूम की टेबल पर रखी एक चिट पर पड़ी। सिर्फ एक नज़र देखते ही वो अपनी जगह पर फ्रीज हो गई। तांग शुएनी, हम अलग हो रहे हैं। मैंने किसी और से शादी कर ली है। उस चिट को पकड़े हुए तांग शुएनी के हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। वो सच में मुझसे ब्रेकअप कर चुका है। जब उसे इस बात का पूरा यकीन हो गया तो उसने अपने चेहरे पर हाथ लगाया। उसके हाथ आंसुओं से भीग चुके थे। उसे खुद अंदाजा नहीं था कि वो कब से रोई जा रही थी। उसने उस रेड मार्क को देखा और उम्मीद न खोते हुए दोबारा कॉल ट्राई किया, पर वहां से वही रटा रटाया जवाब मिला। तांग शुएनी दर्द से चिल्लाई, शुयान, तुम बिना कुछ कहे इस तरह कैसे जा सकते हो? मैं इसकी परमिशन बिल्कुल नहीं दूंगी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और वो पागलों की तरह बार बार नंबर डायल किए जा रही थी। धोखे के इस दर्द ने उसके अंदर एक अजीब सा गुस्सा भर दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी गलती क्या थी। इस बीच उसने लिन जियाहुई की थोड़ी केयर ही तो की थी। आखिर वो बीमार था। क्या इतनी सी बात के लिए कोई इतना बड़ा डिसीजन लेता है? पर तांग शुएनी को इस वक्त किसी भी हाल में मुझसे कांटेक्ट करना था, क्योंकि हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे और उसे मेरी किडनी की भी जरूरत थी। कुछ सोचकर उसने अपने कॉलेज ग्रुप और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली और दोस्तों से मेरे बारे में पूछा, पर 1 घंटा बीत जाने के बाद भी किसी का कोई रिप्लाई नहीं आया। तांग शुएनी अंदर से बिल्कुल टूट गई, पर वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। उसने एक ठंडी सांस ली और खाली फर्श पर लेटकर अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे उम्मीद थी कि शायद अगली सुबह उठते ही मैं हमेशा की तरह खुद उसे फ़ोन कर लूंगा। अगले दिन जब उसकी आंख खुली तो फ़ोन मैसेजेस से भरा पड़ा था। उसने बहुत एक्साइटमेंट के साथ फ़ोन चेक किया, पर काफ़ी स्क्रॉल करने के बाद भी उसे वो नाम नहीं मिला जिसका वो इंतज़ार कर रही थी। उसके दिल में एक अजीब सी मायूसी छा गई। वो बोर होते हुए बाकी मैसेजेस देख रही थी कि तभी एक पोस्ट पर उसकी नज़र टिक गई। वो उसके एक कॉलेज फ्रेंड की पोस्ट थी, जो किसी की शादी के फंक्शन की तस्वीरें थीं। जैसे ही उसने फोटो को जूम करके देखा, उसके शरीर का खून जम गया। तभी उसके फ़ोन पर एक कॉल आई, शुएनी, आज तुम शुयान की शादी में क्यों नहीं आई? मुझे तो लगा था कि दुल्हन तुम ही होगी। मैं तो तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लाया था, पर यहाँ आकर पोपट हो गया। शुयान तुमसे इतना प्यार करता था और तुम चुपचाप उसे किसी और का होते हुए देख रही हो। दोस्त की इन बातों ने तांग शुएनी को अंदर तक हिला दिया। तांग शुएनी को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। उसे लगा कि मैं हमेशा की तरह सिर्फ नाटक कर रहा हूं ताकि वो खुद झुककर मेरे पास आए। ये सोचते ही वो दोबारा नॉर्मल होने की कोशिश करने लगी। उसने खुद को संभाला और पूछा, तुम मुझे वहां की लोकेशन भेजो, मैं अभी आती हूं। शादी ए सिटी में हो रही है ना, शुयान के होम टाउन में? तुम्हें तो पता ही होगा। दोस्त ने हाँ कहा तो तांग शुएनी का दिल एक बार फिर बैठ गया। ए सिटी? अगर मुझे सही याद है तो ये उसका होम टाउन है। उसने मेरे लिए सालों से अपने पेरेंट्स से बात नहीं की थी और अपने घर से रिश्ता तोड़ लिया था। इधर ए सिटी के वेडिंग हॉल में चारों तरफ खुशियों का माहौल था। हम दोनों नए शादीशुदा कपल की तरह शर्माते हुए मेहमानों का वेलकम कर रहे थे। तभी मेरे फ़ोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आई।
मुझे लगा कि शायद वेडिंग प्लानर का फ़ोन होगा, इसलिए मैंने मियाओ मियाओ के सामने ही कॉल रिसीव कर ली। पर अगले ही पल फ़ोन से तांग शुएनी की आवाज़ आई। यान, शुक्र है तुमने फ़ोन उठाया। तुम घर कब आ रहे हो? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। प्लीज़ मुझे इस तरह ब्लॉक मत करो। मुझे पता है कि पिछले कुछ दिनों में मुझसे गलती हुई है और तुम ये सब सिर्फ मुझे चिढ़ाने के लिए कर रहे हो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम बस मुझे बताओ कि तुम कहाँ हो, मैं अभी वहाँ आ जाऊँ। मैं सच में अपनी गलती मानती हूँ, प्लीज़ वापस आ जाओ ना। उसकी आवाज़ बहुत सॉफ्ट थी, जैसे वो सच में माफ़ी मांग रही हो। पर तभी फ़ोन के बैकग्राउंड से मियाओ मियाओ की आवाज़ आई। हस्बैंड, आप किसका फ़ोन अटेंड कर रहे हैं? सब लोग ग्रुप फोटो के लिए आपका वेट कर रहे हैं, बस आप ही बाकी हैं। उस हस्बैंड शब्द ने तांग शुएनी के कान के नीचे एक करारे थप्पड़ का काम किया। मैंने मियाओ मियाओ से कहा, कोई स्पैम कॉल है, इंपॉर्टेंट नहीं है, चलो मैं आता हूँ। तांग शुएनी को समझ आ गया था कि फ़ोन पर मेरी वो केयर और प्यार अब किसी और के लिए था। ये बात उसे किसी सदमे जैसी लगी। वो सूने घर में बैठकर पिछले कुछ दिनों की बातों को रिकनेक्ट करने लगी। मेरे फ़ोन पर वाइफ नाम के सेव्ड नंबर से लेकर मेरे ठंडे बर्ताव तक हर चीज़ का एक साफ इशारा था। अब ये सच था कि मैं किसी और का हो चुका था। उसने बिना सोचे समझे अपने कुछ कपड़े एक बैग में ठूंसे और घर से बाहर निकल गई। उसने अपने दोस्तों को कसम देकर और डरा धमकाकर आखिरकार मेरे होमटाउन का एड्रेस उगलवा ही लिया। उसने बिना वक्त गंवाए एसिटी की पहली फ्लाइट पकड़ी। इसी बीच उसके फ़ोन पर डॉक्टर का मैसेज आया कि लिन जियाहुई को दोबारा इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए ले जाया जा रहा है। अगर ये पहले का वक्त होता तो वो सब कुछ छोड़कर हॉस्पिटल भागती, पर आज उसके दिल का बैलेंस पूरी तरह बिगड़ चुका था और उसके कदम एसिटी की तरफ बढ़ रहे थे। वो इस वक्त अपने दिमाग में सिर्फ मुझे लेकर बैठी थी। उसका मन कर रहा था कि बस अभी के अभी मुझसे आकर मिल ले। वहीं दूसरी तरफ हॉले में हमारी शादी का विटनेस वाला राउंड चल रहा था। लिन म्याओ म्याओ हंसते हुए मेरी बाहों में सिमट गई और हम दोनों ने एक दूसरे को देखकर स्माइल की। हवा में उड़ती फूलों की पंखुड़ियों के बीच बिना कुछ कहे हम दोनों एक गहरे किस में खो गए। पर ठीक इसी पल बंद दरवाजे के बाहर अचानक शोर शराबा होने लगा। मुझे अंदर ही अंदर एक अजीब सा बैड फीलिंग आने लगा था। मैंने म्याओ म्याओ को प्यार से स्माइल दी और उसे गेस्ट को संभालने के लिए कहकर खुद दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजे पर खड़े गार्ड का चेहरा उड़ा हुआ था। उसने कहा, मिस्टर शू, बाहर जो लड़की खड़ी है वो खुद को आपकी वाइफ बता रही है। उसके हाथ में आप दोनों की साथ वाली फोटो भी है, इसलिए हमें उसे रोकने में थोड़ी झिझक हो रही है। अगर सच में वो आपकी कोई खास है तो हम अपने ही लोगों से उलझना नहीं चाहते। मैंने झटके से कहा, कोई वाइफ नहीं है, बस एक एक्स गर्लफ्रेंड है, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। आज मेरी शादी के दिन तुम लोग ऐसे पागल इंसान को बाहर तमाशा करने दे रहे हो? क्या नौकरी प्यारी नहीं है? मेरी ये बात सुनते ही गार्ड्स तुरंत जी हजूरी करने लगे और बाहर जाकर सीधे तांग शुएनिंग को खींचते हुए गेट से दूर करने लगे। तांग शुएनिंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। जब उसने गार्ड्स के मुंह से सुना कि मैंने ही उसे वहां से हटाने के लिए कहा है तो उसे अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। वो बुरी तरह रोते हुए चीखने लगी। अभी कुछ हफ्ते पहले ही तो उसने मुझे प्रपोज किया था। वो इतनी जल्दी किसी और लड़की से शादी कैसे कर सकता है? अगर यकीन नहीं आता तो शू यान को बाहर बुलाओ, उसे मेरे सामने लाओ। रोते रोते अचानक उसकी आंखें ऊपर को घूमी और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। गार्ड्स के हाथ पांव फूल गए और उन्होंने तुरंत पैनिक होकर 120 पर एम्बुलेंस को कॉल लगा दिया। बाहर जब तांग शुएनिंग रोते हुए बेहोश हो रही थी, अंदर में घुटनों के बल बैठकर लिन म्याओ म्याओ की उंगली में डायमंड रिंग पहना रहा था। म्याओ म्याओ ने अपनी प्यारी आंखों से मेरी तरफ देखा और कहा, अयान, अब जब तुमने मेरा हाथ थाम लिया है तो इस लाइफ में मुझसे दूर भागने की सोचना भी मत। उसकी इस बात पर मैं दिल से मुस्कुरा दिया। मुझे आज से पहले कभी इतनी खुशी फील नहीं हुई थी। हॉस्पिटल में जब तांग शुएनिंग की आंखें खुली तो उसने सबसे पहले डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर, क्या मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे मिलने आया? डॉक्टर ने चिढ़कर जवाब दिया, कैसा बॉयफ्रेंड? पिछले कुछ दिनों से यहां कोई नहीं आया। जरा अपने मेडिकल बिल्स खुद क्लियर कर देना, इतनी बड़ी हो गई हो फिर भी प्यार के चक्कर में जान देने चली आती हो। डॉक्टर इतना बोलकर तुरंत वहां से चला गया। तभी बाहर से किसी के कदमों की आवाज आई तो शुएनिंग ने उम्मीद से अपना सिर उठाया और कहा, अयान, तुम आ गए। लेकिन सामने अयान नहीं बल्कि लिन जियाहुई खड़ा था, जिसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ा हुआ था। जियाहुई ने आंखों में आंसू भरकर उसका हाथ पकड़ा और बोला, शुएनिंग, तुमने उस आदमी के लिए खुद की ये हालत बना ली। इसका कोई फायदा नहीं है। तुम होश में आते ही उसे याद कर रही हो और वो इस वक्त अपनी नई बीवी के साथ बाहर हनीमून के मजे ले रहा है। इतना कहकर जियाहुई ने अपना फोन निकाला और फेसबुक इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई शादी की फोटोज सीधे उसके चेहरे के सामने कर दी। वो वही सच था जिसे शुएनिंग कभी देखना नहीं चाहती थी। फोटोज में नई नवेली जोड़ी बेहद खुश और क्लोज नजर आ रही थी, इतनी क्लोज जितनी कभी वो खुद मेरे साथ नहीं रही थी। शुएनिंग का दिमाग सुन्न हो गया। वो पागलों की तरह सिर हिलाते हुए बोलने लगी, ऐसा नहीं हो सकता। 7 साल का रिश्ता कोई इतनी जल्दी कैसे भूल सकता है? मैं खुद उससे मिलकर सच जानूंगी।
पर वो जैसे ही बेड से उठने लगी उसे चक्कर आ गया। इसी बीच उसके फ़ोन की स्क्रीन चमकी। उसने उम्मीद के साथ फ़ोन उठाया, पर वहां कोई प्यार भरा मैसेज नहीं था, बल्कि क्रेडिट कार्ड के पेंडिंग पेमेंट्स और ढेर सारे बिल्स के मैसेजेस थे, जो कुल मिलाकर करीब 12 लाख से भी ज़्यादा के थे। साथ ही उसकी सोसाइटी के ओनर का मैसेज था कि उसका रेंटेड अपार्टमेंट किसी और को बेचा जा चुका है, इसलिए वो 1 हफ्ते के अंदर अपना सारा सामान समेटकर वहां से निकल जाए। आखिरी झटका उसकी कंपनी का था, जहां कई हफ्तों से एब्सेंट रहने की वजह से उसे जॉब से फायर कर दिया गया था और उसकी बची हुई सैलरी भी रोक दी गई थी। वो एक ही झटके में बेघर और कर्जदार बन चुकी थी। वहां खड़े जियाहुई को इन सब बातों का अंदाजा नहीं था। वो बस अपनी धुन में उसे दिलासा देते हुए कहने लगा, चाहे जो भी हो, कोई बॉयफ्रेंड ऐसा कैसे कर सकता है? मेरे हिसाब से तुम्हें उससे ब्रेकअप कर लेना चाहिए। और हाँ, अगर अलग होना ही है तो उससे अच्छे खासे पैसे ऐंठो। मेरे इस वीआईपी वार्ड का और दवाइयों का जितना भी खर्चा हुआ है वो सब उसी से वसूल करना। अगर वो सीधे सीधे पैसे न दे तो हम उसके ऑफिस जाकर हंगामा खड़ा कर देंगे और उसकी कॉर्पोरेट लाइफ बर्बाद कर देंगे। जियाहुई अपनी बकवास किए जा रहा था, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि शुएनिंग का चेहरा गुस्से से काला पड़ चुका था। उसका गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। उसने चिल्लाकर कहा, तुम अभी के अभी यहां से दफा हो जाओ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम बार बार मुझे अपने पास न बुलाते और मैं तुम्हारे साथ बिजी न रहती तो अयान कभी किसी और औरत का नहीं होता। जियाहुई ये सुनकर हैरान रह गया। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या शू यान ने सच में तुम्हें छोड़ दिया? साफ साफ बताओ ना। उसकी बातें शुएनिंग के दिल में सुई की तरह चुभ रही थीं। जिस कड़वे सच को वो छिपाना चाहती थी, जियाहुई ने उसे सरेआम बोल दिया था। शुएनिंग पूरी तरह टूटकर बेड पर गिर पड़ी और रोते हुए बोली, हाँ, उसने मुझे छोड़ दिया है और वो किसी और का हो चुका है। अब मिल गई तुम्हारे दिल को शांति। जब जियाहुई को मेरी शादी का पूरा सच पता चला तो वो भौचक्का रह गया। फिर उसने शातिर अंदाज में कहा, तो फिर तुम अभी उसके पास जाओ और उसे वापस पाओ। वो तुमसे इतना प्यार करता था, तुम उससे कहो कि वो उस औरत को डिवोर्स दे दे और तुम्हारे पास वापस आ जाए। वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। जियाहुई की ये बात सुनते ही शुएनिंग का सारा सब्र टूट गया और वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने चीखते हुए कहा, गेट आउट, बाहर निकलो यहां से और मुझे अकेले छोड़ दो। लेकिन जियाहुई के जाने के बाद टोंग शुएनिंग ने नोटिस किया कि वो पूरी तरह रो चुकी थी, लेकिन जिंदगी तो जीनी ही थी। इसलिए उसने अपने घर पर फोन लगाया। इन सालों में उसने फैमिली की बहुत हेल्प की थी, यहां तक कि मेरे रिसोर्सेज भी अपने भाई को दे दिए थे। टोंग शुएनिंग को लगा कि इस मुश्किल वक्त से निकलने के लिए पेरेंट्स से कुछ पैसे उधार मांगना कोई बड़ी बात नहीं होगी। पर जैसे ही उसने फोन पर अपनी सिचुएशन बताई, उसके पेरेंट्स ने दूसरी तरफ से बहुत तेज आवाज में उसे डांटना शुरू कर दिया। सब तुम्हारी नौटंकियों की वजह से हुआ है। हमने तुमसे पहले ही क्या कहा था? जूयान जैसा निस्वार्थ लड़का मिल रहा था तो उससे शादी कर लेनी चाहिए थी, लेकिन तुम्हें तो अपने दिल में किसी और को ही बसाकर रखना था। अब भुगतो। हाथ आया हुआ आदमी किसी और के पास चला गया। और पैसे? किस बात के पैसे? हम तो सोच रहे थे कि भाई के घर का डाउन पेमेंट तुम दोगी और तुम उल्टा हमसे ही पैसे मांग रही हो। हमारे पास कोई पैसा नहीं है। अगर कुछ करना ही है तो जूयान को वापस पाने का कोई रास्ता सोचो, और अगर उसे वापस नहीं ला सकती तो घर आने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर उन्होंने फोन काट दिया। टोंग शुएनिंग ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके पेरेंट्स उसके साथ इतने मतलबी हो सकते हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली 1 हफ्ते बाद वही पेरेंट्स खुद उससे मिलने आए और उसके रहने का इंतजाम करते हुए बोले। वो जूयान भी कितना पत्थर दिल निकला। 7 साल साथ रहने के बाद ऐसे कैसे ब्रेकअप कर सकता है? पर कोई बात नहीं निंग निंग, दुनिया में अच्छे लड़कों की कमी नहीं है। टोंग शुएनिंग अभी कुछ समझ पाती, तभी लिंग जियाहुई हाथ में बुके लिए अंदर आया और बोला, शुएनिंग, मुझसे शादी कर लो, मुझे तुम्हारे पास से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सस्ता सा बुके और वो दिखावे का प्रपोजल मेरे किए गए एफर्ट्स का 10% भी नहीं था। टोंग शुएनिंग ने मन ही मन हंसते हुए साफ मना कर दिया। उसके पेरेंट्स भड़क गए और बोले, तुम 7 साल किसी और के साथ रह चुकी हो, अब कोई शादी के लिए तैयार है तो नखरे मत दिखाओ। वैसे भी जियाहुई भाई के डाउन पेमेंट के लिए मोटी रकम देने को राजी है। अब तुम्हें क्या दिक्कत है? तब उसे एहसास हुआ कि पेरेंट्स के लिए वो सिर्फ एक जरिया थी जिससे वे पैसे ऐंठ सकें। हालांकि उन्होंने बहुत प्रेशर डाला, पर टोंग शुएनिंग अपनी बात पर अड़ी रही। इधर लिन म्याओ म्याओ के साथ ट्रिप से लौटने के बाद बाहर का मौसम आ चुका था। मैं अपनी नई लाइफ में बहुत खुश था और हम दोनों के बीच नज़दीकियां इतनी बढ़ चुकी थीं कि म्याओ म्याओ अब एक पल भी मुझसे दूर नहीं रहना चाहती थी। लेकिन हमारी इस परफेक्ट लाइफ में अचानक एक मोड़ आया। एक दिन जब मैं और लिन म्याओ म्याओ सुपरमार्केट से बिलिंग कराकर बाहर निकल रहे थे तो गेट पर किसी ने हमारा रास्ता रोक लिया। ध्यान से देखा तो वो टोंग शुएनिंग थी। वो अब बेहद कमजोर और बीमार लग रही थी। उसके चेहरे का ग्लो पूरी तरह गायब हो चुका था और वो पहले जैसी बिल्कुल नहीं दिख रही थी। उसे देखते ही मैंने तुरंत लिन म्याओ म्याओ को अपने पीछे छुपा लिया ताकि टोंग शुएनिंग उसे कुछ ना कहे। मेरी इस प्रोटेक्टिव आदत ने टोंग शुएनिंग को अंदर तक तोड़ दिया, क्योंकि वो समझ गई थी कि अब मेरी आंखों में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं बची थीं। उसने एक कदम पीछे खींचते हुए उदास होकर कहा, रिलैक्स,
मैं यहाँ कोई तमाशा करने नहीं आई हूँ। उसने एक इनविटेशन कार्ड मेरी तरफ बढ़ाया। अगले हफ्ते मेरी शादी है, ये उसका कार्ड है। पुराने रिश्ते के नाते मिस्टर जू आपको जरूर आना चाहिए। मैंने मना करने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि लिन म्याऊ म्याऊ ने लपककर कार्ड अपने हाथ में ले लिया। बिल्कुल, मैं और मेरे हस्बैंड जरूर आएंगे। म्याऊ म्याऊ का ये लेडी बॉस वाला अंदाज देखकर टोंग शुएनिंग के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और वो लड़खड़ाते कदमों से वहां से चली गई। जब वो मुड़ी तब मुझे एहसास हुआ कि उसकी हालत सिर्फ खराब ही नहीं थी, बल्कि वो प्रेग्नेंट भी लग रही थी। शादी वाले दिन जब हम वेन्यू पर पहुंचे तो मैं हैरान रह गया। मेरी मर्सिडीज में बैक उस छोटे से लोकल ढाबे के सामने बिल्कुल अजीब लग रही थी। टोंग शुएनिंग ने जबरदस्ती में लिंग जियाहुई से शादी की थी। उसके पेरेंट्स ने जियाहुई के साथ 20 लाख का सौदा किया था और टोंग शुएनिंग को तब तक घर में कैद रखा जब तक वो प्रेग्नेंट नहीं हो गई। उसने काफी हाथ पैर मारे, पर पेट बढ़ने के साथ ही उसने हार मान ली। मैं म्याऊ म्याऊ का हाथ पकड़कर नॉर्मली अंदर चला गया। शादी का डेकोरेशन इतना घटिया था कि उसे सिंपल वेडिंग कहना भी तारीफ होती। टोंग शुएनिंग ने ढीली ढाली सी वेडिंग ड्रेस पहनी थी। हाथ में कौड़ियों के भाव मिलने वाली नकली डायमंड रिंग थी और सैंडल्स का साइज सही न होने के कारण वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। उसने लाइफ में कभी इतनी बेइज्जती फील नहीं की थी, इसलिए वो बस नकली स्माइल चेहरे पर चिपकाए रही। दूसरी तरफ मैं और म्याऊ म्याऊ अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। कोई भी देख सकता था कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। टोंग शुएनिंग भी ये सब देखकर अपनी जेलसी को अंदर ही अंदर दबा रही थी। आखिरकार लिंग जियाहुई उसे खींचते हुए स्टेज पर ले गया। रिंग एक्सचेंज करने की रस्म शुरू हुई। शुएनिंग, मेरी वाइफ बन जाओ। अब से तुम्हारे दिल में सिर्फ मैं होना चाहिए। जियाहुई को घुटनों के बल बैठा देखकर भी टोंग शुएनिंग ने अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया। जियाहुई ने उसे आंखें दिखाते हुए धीरे से कहा, अंगूठी पहनो, या अब भी सोच रही हो कि जुयान तुम्हें यहां से भगा कर ले जाएगा? उसकी धमकी से शुएनिंग कांप उठी। उसने रोते हुए वो रिंग पहन ली। वो दिल से चाहती थी कि काश मैं सब कुछ छोड़कर उसे अपने साथ ले जाऊं, लेकिन जब उसने नीचे देखा तो मैं बहुत प्यार से म्याऊ म्याऊ के बेबी बम्प पर हाथ रखकर उससे बातें करने में बिजी था। मेरा ध्यान स्टेज की तरफ था ही नहीं। शादी खत्म होते ही मैं म्याऊ म्याऊ को लेकर वहां से निकल गया। शुएनिंग की नजरें तब तक मेरा पीछा करती रहीं जब तक मैं गायब नहीं हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सबको लगा कि वो इस मोमेंट से इमोशनल हो गई है, पर सिर्फ वही जानती थी कि वे आंसू पछतावे के थे। कुछ महीनों बाद जब म्याऊ म्याऊ की डिलीवरी का टाइम नजदीक था, मुझे एक पुराने क्लासमेट से पता चला कि टोंग शुएनिंग का डिवोर्स हो गया है। मुझे अब उससे कोई मतलब नहीं था, फिर भी इतनी जल्दी ये सब सुनकर मैं थोड़ा हैरान हुआ। असल में शादी के बाद से ही शुएनिंग ने खाना पीना छोड़ दिया था, जिससे वो बहुत कमजोर हो गई थी। उसकी हालत देखकर लड़के वाले डर गए। जियाहुई ने तो पैर पकड़कर उससे भीख मांगी कि वो कुछ खा ले, पर जब पानी सिर से ऊपर चला गया और बच्चे की जान पर बनाई, तब शुएनिंग ने अपनी शर्त रखी, अगर वे डिवोर्स देंगे तभी वो बच्चे को जन्म देगी। जियाहुई का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया, पर बच्चे की खातिर उन्होंने पेपर साइन कर दिए। आखिरकार उनके लिए वाइफ से ज्यादा बच्चा इंपॉर्टेंट था। लेकिन ट्विस्ट तब आया जब डिवोर्स मिलते ही टोंग शुएनिंग ने अबॉर्शन की हैवी दवाइयां खा लीं। जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तब तक बच्चा खत्म हो चुका था और शुएनिंग खुद भी मरते मरते बची। मैंने ये सब सुनकर बस एक छोटा सा रिएक्शन दिया और वापस म्याऊ म्याऊ के पास चला गया। जिस लड़की के लिए कभी मैं जान देने को तैयार था, आज उसकी इस हालत पर भी मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा था। मेरी पूरी दुनिया अब सिर्फ म्याऊ म्याऊ और हमारे होने वाले बच्चे के इर्द गिर्द थी। पर मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि टोंग शुएनिंग ढूंढते हुए इसी हॉस्पिटल तक पहुंच जाएगी। जब वो बैसाखी के सहारे लंगड़ाते हुए मेरे पास पहुंची तो मैं उसे देखकर हैरान रह गया। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, टोंग शुएनिंग खुद ही बोल पड़ी, जुयान, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। कोई नहीं जानता कि वो कितनी मुश्किल से चलकर हॉस्पिटल तक आई थी। उसका पूरा बैग पसीने से भीगा हुआ था और वो दर्द के मारे अपने दांत भींच रही थी। लेकिन मुझे देखते ही उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत सफल हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो खुद पर काबू खोकर रोने लगी। जुयान, मैंने लिंग जियाहुई के बच्चे को जन्म नहीं दिया, क्या हम पहले की तरह फिर से एक नहीं हो सकते? उसकी बात खत्म होते ही मैंने उसे ऐसे देखा जैसे वो कोई एलियन हो। मिस टोंग, मेरी वाइफ अंदर लेबर रूम में बच्चे को जन्म दे रही है और तुम यहाँ इस डिपार्टमेंट के बाहर खड़े होकर ऐसी बकवास कर रही हो। दूसरों का घर तोड़ने का ये घटिया काम करते हुए तुम्हें भगवान का डर नहीं लगता? टोंग शुएनिंग का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। तुमने मुझे क्या कहा? तुम किसी और के लिए मुझ पर चिल्ला रहे हो? मैंने आवाज धीमी की पर मेरी टोन में साफ धमकी थी। टोंग शुएनिंग, तुम खुद को समझती क्या हो? जरा अपनी लिमिट में रहो। अगर तुमने मेरी लाइफ में दखल देने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो मेरा ये रूप देखकर बिल्कुल सन्न रह गई। उसने मुझे कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था। मैंने सीधे शब्दों में कह दिया, मेरे पास तुम्हारे लिए फालतू वक्त नहीं है। अगर तुम अभी यहां से नहीं गई तो मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगा। तभी अंदर से डॉक्टर की आवाज आई और मैं बिना एक पल गवाए अंदर की तरफ भागा। शुएनिंग के लिए पीछे सिर्फ मेरा वो फिक्रमंद बैग ही रह गया था।
उस मोमेंट पर टोंग शुएनिंग को एहसास हो गया कि वो पूरी तरह हार चुकी है। वो काफी देर तक वहीं बुत बनकर खड़ी रही और तभी अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आई। इसके तुरंत बाद उसने देखा कि मैं म्याओ म्याओ के स्ट्रेचर के पास खड़ा उसे बुके दे रहा हूं। मैंने बहुत प्यार से म्याओ म्याओ के माथे को चूमा, मेरी आंखों से प्यार साफ झलक रहा था। थैंक यू सो मच वाइफ, म्याओ म्याओ, आई लव यू। हम दोनों को इस तरह खुश देखकर टोंग शुएनिंग अंदर तक टूट गई और वो चुपचाप वहां के एक अंधेरे कोने में छिप गई। वो खुद को किसी गटर के चूहे जैसा फील कर रही थी जो दूसरों की खुशियों को छिपकर देख रहा हो। जब वो चलते चलते सड़क किनारे पहुंची तो अचानक उसे ये सब बहुत जाना पहचाना सा लगा। बहुत साल पहले जब हमारा रिलेशनशिप नया था तब हम भी ऐसे ही सड़कों पर घूमा करते थे। उस वक्त मैं उसके हाथ का सारा सामान खुद पकड़ लेता था और बार बार पूछता था कि उसे भूख या ठंड तो नहीं लग रही। उस वक्त वो भी कितनी खुश थी ना, पर उसने उस खुशकिस्मती की कद्र क्यों नहीं की? उसे ये ओवर कॉन्फिडेंस क्यों था कि मैं उसे छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगा?